हेलो। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आपको तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वर्म के बारे में, जो कि 3 टाइप के वर्म होते हैं: टेप वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। इसको कबूदाना भी बोलते हैं, केचुआ भी बोलते हैं और सूती कीड़े भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यानी टेप वर्म के बारे में हम पहले जानते हैं। टेप वर्म होता क्या है? सिर की बनावट के लिहाज से यह कीड़ वर्म्स जो है 3 प्रकार का होता है। एक है जिसके सिर पर 4 माउथ होता है और एक ओइनी होती है और धोबनी के किनारे नेसोपेशियो मांसपेशियों होती है। दूसरा यह जिसका सिर पहले की ही तरह होता है परंतु इसमें नेशों की पंक्तियाँ नहीं होती। तीसरा जिसका सिर गोल होता है और नेशे भी नहीं होते हैं। और यह कीड़ा अर्थात टेप वर्म अलग अलग चौरस टुकड़ों की आपस में मिलने से बनता है। हर एक टुकड़ा को रोगी के मल के साथ टूटकर गिरता है, कटु के बीच के मानिंद होता है। इसी से इसको टेप वर्म कहते हैं। इस प्रकार पूरे कीड़े की लंबाई 1 से 50 गज तक देखी गई है, लेकिन बहुआ यह 5 से 20 गज का होता है। यह कीड़ा मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और यह इंटेस्टाइन से स्टमक में भी चला जाता है और इस कीड़े का हर एक टुकड़ा को मल में गिरता है, मतलब स्टूल में गिरता है। वह स्वयं एक पूरा वर्म्स होता है, क्योंकि इसमें नर व मादा अवयव इकट्ठा होते हैं। इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, इसलिए इसके अंडों में बच्चा हो जाता है वो और पानी का मैवे इत्यादि द्वारा मनुष्य के जानवर की पेट में जाकर कीड़े पैदा करने लगते हैं। वह दूसरा केचुआ राउंड वर्म। हर एक केचुआ 5 से 7 इंच तक लंबा तथा आधा इंच का मोटा होता है। इसके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं और इसके गिर्द उभार भी दिखाई देता है। यह कीड़े भी मनुष्य को स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंटेस्टाइन या स्टमक में से यह जो खाने की सिस्टम है वह स्वरंत्र यानी गले से लेके नाक से लेके अपना एनस तक और लेडीज में भंग भाग के अंदर चले जाते हैं और इससे 3 लेकिन कभी कभी 100 की संख्या में भी होते हैं। तीसरा चूर्णे यानी थ्रेड वर्म हर एक की 1 से 12 में 1.5 इंच तक का लंबाई होता है, जिसके सिर पे 3 ओठों वाला मुंह होता है। वह अत्यंत छोटे छोटे और दोनों सिरों पर दूध होता है। यह कीड़े अधिकतर आंत यानी इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन कभी दूसरी आंतों में या एनस के द्वारा योनि यानी वजाइनल द्वारा स्टमक में भी चले जाते हैं। यह हजारों की गिनती में होते हैं। केचुआ और चूर्णे यानी राउंड वर्म और थ्रेड वर्म का स्टूल के द्वारा, डिफेक्शन के द्वारा या पानी, साग पात द्वारा इत्यादि द्वारा मनुष्य के पेट में चले जाते हैं। साग पात में भी वह वर्म्स रहते हैं जो कि पेट में चले जाते हैं। हम बराबर साग पात को जो खाते हैं खाने में उसको बराबर सफाई नहीं करते हैं, उससे वह चला जाता है। कुछ लक्षण ऐसे भी पेशेंट में पाए जाते हैं जो ऐसा भी होता है कि अगर लक्षण आंतों से कीड़े होते हैं, पेट फूगा हुआ महसूस होता है, पेट फैला हुआ रहता है,
लैट्रिन के में बार बार पीड़ा होती है कि हमें लैट्रिन बार बार जाना पड़े, लेकिन जब लैट्रिन जाते हैं तो उसमें वॉर्म्स बाहर निकलते हैं तो बॉडी को राहत मिलती है। लेकिन पेट ऐसा दर्द होता है कि जैसे लगता है लैट्रिन और एनस के पार्ट में वार्मनेस होता है। अब जैसे लगता है कुछ रेंग रहे हैं, अब कुछ काट रहे हैं, अब कुछ खुजली करते रहते हैं। एनस पे इचिंग जैसी महसूस होती है और मुंह पे बदबू आती है। यह भूख ठीक नहीं लगने देती। अगर खाना भी चाहो तो हमारा शरीर का ही वेन से ब्लड वगैरह चूसते रहती है और हमें भूख भी नहीं लगती है। और लैट्रिन भी स्थिर तरह नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। अपना फेस जो है येलो कलर का हो जाता है। दांत दांत में भी क्रैकनेस आ जाती है। माउथ से सलाइवा बहती है, सलाइवा बार बार गिरती रहती है, यानी मुंह से लार आना, यानी कि पेट में कीड़े रहना, यह साबित कर देता है। जब कीड़े इंटेस्टाइन से बहुत खराश पैदा देती है तो बच्चा का नाजुक मिजाज को फीमेल में जा खासकर ब्राज लक्षण पैदा हो जाते हैं, जैसे सिर चक्कर। अगर लेडीज़ में हो गया तो सिर में चक्कर आता है, कानों में बाजे बजते हैं, मतलब कान में भी बाजे जैसे डबल टिबल आवाज़ आते हैं। कभी ऐंठन महसूस होता है। अब बाथरूम में कभी मिर्गी भी हो जाती है, अब मिर्गी होके गिर भी जाता है। और बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि वह ठीक हो पाते हैं, लेकिन वह एक प्रकार के बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आज जाना है कि वॉर्म्स के बारे में, कि वॉर्म्स टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म और थ्रेड वॉर्म, इस तरह का वॉर्म्स होता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में मेन मेडिसिन वर्म 1 वर्म 2 है, जो कि वर्म्स को निकालती है। पहले वर्म 1 को यूज़ करना चाहिए। अगर वर्म 1 से आपका निकल गई तो ठीक है। अगर वर्म 1 जहाँ पर वर्क न करे, वर्म 2 को इस्तेमाल ज़रूर करें। और वर्म 2 के साथ में येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब येलो इलेक्ट्रिसिटी वर्म 2 को इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका लेटरिन एक पतला होगा, उसके माध्यम से वहाँ का वर्म्स का रहने का माहौल अलग होगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह वर्म 1 का या तो ग्लोबुल्स में बना लें। 20 ग्लोबुल्स को खाने के 2 घंटे के बाद में गर्म पानी में घोल लें और उसको पिए। और येलो इलेक्ट्रिसिटी को भी 5-5 ड्रॉप करके पीते रहें, ताकि येलो इलेक्ट्रिसिटी हमारे स्टमक को शांत करता है और उधर के साथ में लेके अंदर जो भी कीटाणु हैं उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। परंतु जो पुरानी बीमारी हैं उसमें वर्म 1 और C10 को भी अटैच करना ज़रूरी होता है, क्यों आंत में सेल्स को कमज़ोर हो जाती है। तो सेल्स को मजबूत करने के लिए C ग्रुप की रेमेडी हमें लेनी होती है, तब वह हमें यानी सेल्स को भी मजबूत करते हैं। वर्म्स बाहर निकलता है, सेल्स मजबूत होते हैं तो हमारी बीमारी दूर से दूर हो जाती है। तो आज हमने जाना कि वर्म 1 वर्म 2 को पहले लेना चाहिए, लेकिन अगर क्रोनिक केस है तो वर्म 2 का हायर डाइल्यूशन 1 डोज लेने के बाद में 3rd 6th डाइल्यूशन का आप ले सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का वर्म्स होगा वह धीरे धीरे निकल जाएगा। नहीं तो अगर वर्म्स रहेगा तो आपको स्टूल में लेटरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, पस निकल सकता है, ईचिंग हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो आज हमने जाना ऑल टाइप्स ऑफ वर्म्स से जितने भी रूप है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बस 2 ही मेडिसिन है, वर्म 1 और वर्म 2। यानी कि वर्म्स के ऊपर जाए तो सिर्फ वर्म्स के बारे में ही हम वर्म की रेमेडी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो वर्म्स का रिलेटेड जो भी बीमारी हो तो हमें वर्म्स ज़रूर करें, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्टेड होता है
तो वर्म्स से होता है, तो कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले वर्म्स ज़रूर पिलाएं। और जो भी मेडिसिन वर्क न करता हो तो उसमें भी वर्म्स पिलाएं, ताकि जो भी मेडिसिन बाकी रहे वो काम करना चालू करता है। अभी इतना ही कह के अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।